जय सिया राम दोस्तों। उस दिन 12 अक्टूबर साल 1972 को एक छोटा सा हवाई जहाज साउथ अमेरिका की यूरुग्वाई देश से टेकअप करता है और इसको जाना था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। और इसमें बैठे हैं रग्बी यूनियन टीम की प्लेयर्स और इनकी कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी। टोटल 45 पैसेंजर्स थे। यूरुग्वाई से चिल्ली जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 घंटे की समय ही लगता है। लेकिन रास्ते में ये एंडीज की बर्फीले पहाड़ियाँ आती है। 8,900 किलोमीटर पे फैले हुए ये बर्फीले पहाड़ियाँ जिनकी टेम्परेचर अक्सर -30 डिग्री तक गिर जाती है। और यही माउंटेन्स प्लेन के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बनने चाह रहा था। 12 अक्टूबर साल 1972 को ये प्लेन टेकअप करता है यूरुग्वाई से। कुछ टाइम प्लेन नॉर्मली उड़ता है और थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ने लगता है, पहाड़ियों में तूफान आने लगता है और पायलट्स डिसाइड करते हैं कि प्लेन को अभी लैंड करा दिया जाए। अर्जेंटीना की मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को सुबह हो गया था और आसमान अभी तक साफ नहीं हुआ था। एंडीज की पहाड़ियों में अब तक कोई सुधार नहीं आया हुआ था। तूफान अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा था। शायद दोपहर तक ये तूफान शांत हो जाए और आसमान साफ हो जाने की उम्मीद रखे हुए थे पायलट्स। फिर दोपहर को 2:18 पर फिर से प्लेन उड़ने लगती है। लगभग 1 घंटे प्लेन नॉर्मली उड़ता है। 3:21 पे पायलट्स सैंटियागो के साथ कांटेक्ट करने लगती है। पायलट्स बोलते हैं हम क्यूरिको से उत्तर की ओर जा रहे हैं। लैंड करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल को परमिशन मांगते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल इस बात से अनजान थे कि प्लेन अभी भी माउंटेन्स की ऊपर ही था। ट्रैफिक कंट्रोल पायलट्स को 3000 मीटर तक नीचे उतरने के लिए बोला। प्लेन जैसे ही नीचे उतरते समय भयानक टर्बुलेंस देखने मिला। प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, फिर और 100 फुट नीचे गिर जाती है प्लेन। अचानक बहुत सारे बादल कहीं से आ जाती है और प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है। और इस बात के लिए कुछ प्लेयर्स मजाक करने लगती हैं। एक प्लेयर्स खिड़कियों से बाहर देखता है कि वो अभी पहाड़ियों के बहुत करीब थे। फिर प्लेन की अलार्म बजने लगी। ये देख के सारे लोग घबरा जाते हैं। बादल सारे हटने लग रहा था धीरे धीरे करके प्लेन के सामने से, इसलिए दूर तक कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। इन्हीं बीच पायलट्स रियलाइज करते हैं प्लेन एक बहुत बड़ा चट्टान के सामने आ गया है। पायलट्स अपनी मैक्सिमम पावर लगा देते हैं प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने के लिए और चट्टान से बचकर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस बहुत ही देर हो चुका था। प्लेन की पिछले हिस्सा पहाड़ों से टकरा जाती है। प्लेन की पिछला हिस्सा प्लेन से अलग हो जाती है और साथ में 3 पैसेंजर्स भी अपने सीट के साथ बाहर हवा में उड़ जाती हैं। कुछ और सेकंड तक प्लेन का आगे का हिस्सा ऊपर जाते रहता है, फिर अचानक नीचे गिरने लगती है और सीधा आके एक पहाड़ों में टकराती है और प्लेन का लेफ्ट विंग्स भी टूट के अलग हो जाती है प्लेन से। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोजीशन ही बचा हुआ था जो सीधा जमीन पर गिरता है और 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड से स्लाइड करता रहता है। फाइनली 725 मीटर पे आके एक लास्ट टकराव के साथ रुक जाता है। दोनों पायलट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। प्लेन की हालत तहस-नहस हो गया था। सारे सीट्स प्लेन की बेस से फट के बाहर आ जाती है। ये प्लेन अब एंडीज की किसी अनजान बर्फीले पहाड़ों पे 3570 मीटर ऊंचाई पर टूटा हुआ पड़ा है और बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा अलावा बर्फीले पहाड़ियों। और 45 पैसेंजर में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। प्लेन अपने डेस्टिनेशन से 80 किलोमीटर भटक चुका था। -30 डिग्री सेल्सियस बर्फीले पहाड़ों पे कहाँ भटक गए हैं अब किसी को नहीं पता। आखिर आगे हुआ क्या उन लोगों के साथ? दोस्तों आगे और भी मुसीबत जैसे इंतजार कर रहा था उन लोगों का। ये एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। तो फिर आइए दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। एक्सीडेंट के बाद 2 पैसेंजर रॉबर्ट कार्नेजा और गुस्तावो जर्विनो, ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे और ये दोनों को ज्यादा चोट भी नहीं आया हुआ था, इसलिए जितना हो सके जख्मी हुए लोगों की मदद करने लग जाती हैं ये लोग। जख्मी हुए लोगों में से ऐसे भी लोग थे जिनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था और उनमें से एक थे फर्नांडो पाराडो। इनकी सर में चोट लगने की वजह से ये कोमा में चले गए थे। यहाँ दूसरी तरफ ये प्लेन गायब होने की 1 घंटे के अंदर चिल्ली एयर सर्च एंड रिसर्च टीम को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। तुरंत 4 हवाई जहाज उस दिन शाम तक ढूंढना जारी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू टीम रेडियो ट्रांसमीटर को सुन के ये कंक्लूड करते हैं कि प्लेन कोई एक रेयर जगह पर जाके गिरा होगा शायद।
दूसरे दिन अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई के 11 हवाई जहाज प्लेन की खोज में लग जाती हैं। और कुछ हवाई जहाज तो एक्सीडेंट हुए प्लेन के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन बर्फ के साथ प्लेन की व्हाइट कलर एकदम मैच हो जा रहा था, इसलिए ऊपर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि नीचे प्लेन टूटा हुआ पड़ा है। यहाँ नीचे सर्वाइवर लोगों में से कुछ प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और लिपस्टिक की मदद से एक बड़ा SOS लिखने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर से कोई उनको देख पाए, लेकिन उतना लिपस्टिक उनके पास नहीं था जैसे वो एक बड़ा सा SOS लिख सकें। ये आइडिया को कैंसिल कर देते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं सूटकेस को इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस लाइन बना दिया जाए, लेकिन ये आइडिया भी कोई काम नहीं आता। उस दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज उड़ के गया था। वो लोग हाथ पैर हिलाकर चिल्लाते हैं, चोर जैसे उनको बुलाने लगती हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं पाता। हाँ, और एक बात, 13 अक्टूबर उस रात को घायल हुए और 5 पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब जिंदा बचे लोगों की नंबर 33 से घट के 28 हो जाती है। ये 28 लोग प्लेन के अंदर टूटा हुआ सीट्स को हटाकर 2-3 मीटर की एरिया में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और सारे लगेज बैग को इकट्ठा करके प्लेन की टूटा हुआ एरिया को कवर कर लेते हैं। ये सब करते हैं ठंड से बचने के लिए। एक व्यक्ति फिटोस्ट्रॉच नाम से ये बर्फ से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। सीट कवर को तोड़ के उसके अंदर मौजूद मेटल को निकाल देते हैं। सनलाइट की मदद से उसके ऊपर बर्फ रखते हैं और बर्फ धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है और बूंद बूंद पानी को एक बोतल में कलेक्ट करते हैं। और ये लोग सीट कवर को स्नो शूज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। 3 दिन के बाद बर्नार्डो पाराडो, जिनके सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए थे, जब उनको होश आता है वो देखते हैं उनकी माँ एक्सीडेंट में मारी जा चुका है और 19 साल की बहन सुजाना अब सीवियरली इंजर्ड है। वो अपनी बहन को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद बहन भी गुजर जाती है। अब उन लोगों की नंबर 28 से गिर के 27 हो जाती है। वो सारे प्लेयर्स समुद्र के किनारे रहते थे, तो इससे पहले वो कभी बर्फ की पहाड़ नहीं देखे थे और अचानक -30 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही कठिनाई से किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। यहाँ बर्फ में एक और प्रॉब्लम थी। जब सूरज की अल्ट्रा वाइड रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होके आंखों में पड़ती है तो ये लाइट आंखों को डैमेज कर सकता है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। सन ग्लासेस हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है ये लाइट से, लेकिन इनमें से टोटल 3 लोगों के पास सन ग्लासेस मौजूद थी। एक्सीडेंट की 8 दिन बाद सर्च रेस्क्यू टीम अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं। उनको लगता है 8 दिन में किसी का कुछ अता पता नहीं मिला, तो अब ये सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं। इतने दिन बाद वैसे भी कोई जिंदा बचा होगा। यहाँ सर्वाइवर को प्लेन की सीटों की बीच में से ट्रांसमीटर रेडियो मिलता है। रॉय हार्ली नाम का एक व्यक्ति रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। प्लेन की एक इलेक्ट्रिक केबल को इस्तेमाल करते हैं, एक लंबे एंटीना बनाते हैं सिग्नल के लिए। बहुत कोशिश के बाद फाइनली ये काम करने लगता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ये रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था, मतलब बाहर से ये आवाज सुन सकते थे, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। अब 11 दिन हो चुका है ये एक्सीडेंट को। 11 दिन बाद सर्वाइवर ऑन करते हैं रेडियो को, तब उनको पता चलता है अब ये सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। सारे लोग फुट फुट के रोने लगते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कोई आके उनको यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकाले। बस अब उनकी आखिर उम्मीद भी चला गया है। बर्नार्डो पाराडो एक ऐसे लौते व्यक्ति थे जिसने ये खबर सुनने के बाद ज्यादा रिएक्ट नहीं किए थे, क्योंकि उनकी दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रहा था। आगे जानेंगे। इतने दिन बाद उन लोगों के पास अब ज्यादा खाना भी नहीं बचा हुआ था। बस 8 चॉकलेट बार्स, एक टीन का मसल, 3 छोटे छोटे जाम, एक बादाम का टीन, कुछ खजूर, कुछ कैंडीज, ड्राइड प्लम्स और वाइन्स के कुछ बॉटल्स थे। पहले दिन से ही सारे लोग ये खाने में से थोड़े थोड़े करके खाते थे। पाराडो तो एक मूंगफली चॉकलेट की दाने को 3 दिन तक खाया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ था खाने के लिए। सारे फूड लगभग खत्म हो चुका था। इतने ऊंचाई पर ना कोई पेड़ पौधे थे, ना कोई जानवर थे जिसको मार के ये लोग खा सके। कुछ लोग तो इतने भूखे थे प्लेन की सीट कवर और लेदर को फाड़ के खाने लगे। ये सब करने से वो लोग और भी बीमार हो गए। अब उनके पास फूड का कोई सोर्स नहीं बचा हुआ था। ऐसे सिचुएशन पर ये लोग अब एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। अब जो डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है, क्यों ना उनकी मांस खाया जाए जिंदा रहने के लिए। रॉबर्ट कार्निजा को पहले ये आइडिया आया मांस खाने का। पहले तो कुछ लोग एग्री नहीं की ये डिसीजन पे। जब और 2 दिन गुजर गया, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ये लोग भी इंसान की मांस खाते हैं। कार्निजा को ये आइडिया पहले आया था, तो ये सबसे पहले मांस ट्राई करते हैं, बाद में सारे लोग खाते हैं। कुछ दिन बाद अब एक्सीडेंट को 17 दिन हो गया है। 29 अक्टूबर की रात सारे लोग
प्लेन के अंदर चुपचाप सो रहे थे। उनको एक आवाज सुनाई देता है। पता चलता है कि एक अवलांच आ गया है। बर्फ इतने जोर से पहाड़ों से गिरता है कि प्लेन के अंदर सारे बर्फ भर जाती है। तुरंत 8 लोगों की मौत हो जाती है बर्फ से दफन होने की वजह से। अब बचे हैं सिर्फ 19 लोग। प्लेन के अंदर एक छोटी सी जगह में पूरी तरह से बर्फ में दफन हुए पड़े हैं। अंदर ऑक्सीजन की कमी था, वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। पाराडो एक मेटल की हेल्प से प्लेन की विंडोज के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं। 2 दिन लग जाता है। बर्फ को खुद के एक टनल बनाते हैं। बर्फ के अंदर से फाइनली ये बाहर आ पाते हैं। बाहर निकल के पाराडो देखते हैं अभी भी बर्फ का तूफान शांत नहीं हुआ था, तो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाते हैं। अगले 3 दिन तक सर्वाइवर किसी तरीके से अंदर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद बाहर निकलते हैं। देखते हैं मौसम अब साफ हो गया है। अब इन लोगों को समझ आता है यहाँ से कोई इनको बचाने नहीं आने वाला। यहाँ चुपचाप मदद की उम्मीद में बैठे रहना सबसे बड़ा बेवकूफी होगी। इसलिए ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग बाहर जाएंगे पैदल चल के मदद ढूंढने। लगभग सारे लोग घायल थे, बहुत ही कमजोर हो गए थे। पैदल चल के बाहर मदद ढूंढने में असमर्थ थे। लेकिन कार्निचा, पाराडो और हिजिंटिन उनमें से स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर थे। इसलिए सब मिलके ये तीनों को ज्यादा खाना और कपड़े देते हैं, क्योंकि पता नहीं बाहर कितने दिन उनको मदद की खोज में भटकना पड़े। अब निकल पड़ते हैं ये तीनों मदद की खोज में। प्लेन क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हवाई जहाज क्यूरिको शहर को पास कर दिया है। इसलिए ये लोग कैलकुलेशन करके डिसाइड करते हैं अब हमें वेस्ट साइड पर चलना चाहिए ताकि चिली देश में पहुंच सके। लेकिन ये गलत थे। उनको वेस्ट साइड में एक विशाल पहाड़ दिखाई दी और वो वहाँ थक हार में बैठ जाते हैं। दरअसल वो अब तक चिली देश से 89 किलोमीटर दूर थे। असल में को पायलट को उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि वो अभी कहां पर थे। इसीलिए ये तीनों 15 नवंबर को ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किए। कुछ घंटे चलने के बाद उनको हवाई जहाज की पिछले हिस्सा पड़ा हुआ मिलता है। प्लेन के पास उनको कुछ खाने की चीज मिलती है। एक चॉकलेट बॉक्स, 3 मीट पेटीज, रोम का एक बोतल, कपड़े, कॉमिक बुक्स और कुछ मेडिसिन भी। साथ में यहाँ उनको 2 वेज रेडियो सिस्टम भी मिलता है। ये लोग डिसाइड करते हैं यहीं पर आज रात बिताई जाए। अगले दिन सुबह ये लोग ईस्ट की ओर चले। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम रेडियो को चालू करने की कोशिश करें। हवाई जहाज से कुछ बैटरी निकाल के रेडियो को चालू करने की कोशिश करें ताकि बाहर अपनी SOS कॉल भेज सके। हवाई जहाज की पिछले हिस्से में उनको 24 किलो का एक बड़ा बैटरी मिलता है, लेकिन वो इतना भारी होने की वजह से इतने दूर प्लेन की मेन पार्ट तक उसको घसीटते हुए ले जाना पॉसिबल नहीं था। ये लोग डिसाइड करते हैं रेडियो को यहीं से चालू करने की कोशिश किया जाए। वापस प्लेन की मेन पार्ट तक जाके रॉय हार्ली की मदद लेते हैं, लेकिन उनका ये आइडिया भी काम नहीं करता। असल में प्लेन की इलेक्ट्रिक रेडियो सिस्टम 115 वाट AC वोल्ट में काम करता है, लेकिन उनके पास जो बैटरी थी वो 24 वाट DC का थी। ये लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्दी ही हार मान लेते हैं। सोचते हैं अगर यहाँ से जिंदा बचना है तो पैदल चल के पहाड़ों से बाहर निकलना होगा। 11 दिसंबर एक्सीडेंट की 60 दिन बाद एक और एम्बुलेंस आता है। उसमें 3 और लोग मारे जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ 16 लोग। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए सुनते हैं कि यूरुगाई रेस्क्यू टीम ने दोबारा से इनकी खोज करना चालू कर दिया है। यहाँ ये तीनों रियलाइज करते हैं बचने का एकमात्र रास्ता है वेस्ट डायरेक्शन में पहाड़ की ओर ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में रात कैसे गुजारा जाए। 18 साल का लड़का कार्लिटोस, उसने बताया कि कैसे उसकी माँ नीडल से सिलाई करना सिखाया था उसको। उसकी आइडिया था कि अलग अलग कपड़े को एक साथ जोड़ के एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दिया जाए जिसमें 3 लोग आराम से रह सके रात को। सारे लोग मिलके सिलाई करते हैं और एक बड़ा सा बैग बना देते हैं। 12 दिसंबर 1972 को पाराडो, कार्निचा और भिजिंटिन बैग लेके चलते हैं पहाड़ी की ओर। उनको लगता है कि वो अभी भी चिली देश की करीब में है, इसीलिए सिर्फ 3 दिन का मीट सप्लाई पैक करके लाए थे। वहाँ इतनी ठंड थी, पाराडो ने एक के ऊपर एक 3 जीन्स पहने थे, टी-शर्ट के ऊपर और 3 स्वेटर, 4 जोड़े सॉक्स और उसके ऊपर एक प्लास्टिक स्लीपिंग बैग भी लगाए थे। उनके पास कोई टेक्निक या कोई नक्शा या कंपास, ना कोई क्लेमिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने सोचा वो एक दिन में पहाड़ियों की शिखर पर पहुंच जाएंगे। चढ़ना शुरू किए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगा। फिर भी वो लोग नहीं रुके, सारे कठिनाई को पीछे छोड़े पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए। कार्निचा ने बताया कि कैसे चढ़ाई के दौरान
पहली रात उन्हें स्लीपिंग बैग रखने के लिए जगह ढूंढने में कठिनाई हुई, क्योंकि पहाड़ी में सरफेस एकदम नीचे की ओर ढलान में होते हैं। उस टाइम एक भयंकर तूफान आता है। आखिरकार तूफान की वजह से उन्हें एक खाई के किनारे चट्टान की एक चोटी पर एक जगह मिल जाती है। अगले दिन सुबह सूर्य की रोशनी के साथ चढ़ाई शुरू किए। यहाँ नीचे मौजूद लोग उन तीनों को 3 दिन तक पहाड़ी पे चढ़ते हुए देखें। यात्रा की 3 दिन सुबह कार्निजा वहीं पर अपने शिविर में रुके। विजिंटिन और पाराडो ये दोनों ऊपर चढ़े। पाराडो ने ठान ली थी या तो वो बाहर निकल जाएंगे या फिर कोशिश करते हुए मर जाएंगे। पाराडो ने अपने पैक में से एक छड़ी की मदद से पहाड़ों में सीढ़ियां बनाई। उसने विजिंटिन से पहले 4650 मीटर ऊंचाई पर पहले पहुंच गए थे, ये सोचकर कि वो वेस्ट में चिल्ली की हरी भरी पेड़ पौधे देखेंगे, लेकिन वो गलत थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ियां देख के वो दंग रह जाते हैं। वो वापस लौट आते हैं कार्निजा के पास, जहां वो एक रात पहले सोए थे। अगले दिन सुबह तीनों देखते हैं अब ये जर्नी में उनकी योजना के हिसाब से कहीं अधिक समय लगने वाला है। उनके पास खाना भी खत्म हो गया था, इसीलिए विजिंटिन अपने हिस्से का खाना उन दोनों के लिए छोड़ के क्रॉस साइड पर लौटने का फैसला करता है। पहाड़ियों के नीचे जाने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। वो एयरक्राफ्ट सीट को एक स्लाई तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर नीचे पहुंच जाती है। 3 दिन तक मेहनत करके ऊपर चढ़े थे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो क्रॉस साइड पर पहुंच गया। यहाँ पाराडो और कार्निजा दोनों 3 घंटे में पहाड़ की शिखर पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ियां ही पहाड़ियां और कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। कार्निजा ने सोचा अब हमारा मरना तय है। पाराडो ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, फिर दूर वेस्टर्न हरिजन में इन्हें दिखता है 2 पहाड़ियों की चोटी जहाँ बर्फ नहीं है। पाराडो ने कहा हमें उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए। कई दिन तक उसी डायरेक्शन में ये दोनों चलने के बाद उनको एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। ये उस नदी के डायरेक्शन में 9 दिन तक पैदल चलते रहते हैं। फाइनली 20 दिसंबर को इन्हें खेत में कुछ गाय दिखाई देती है। ये लोग बहुत ही थक गए थे, इतनी थक गए थे कि इनसे अब आगे चला नहीं जाता। और तभी इन्हें दिखता है नदी के दूसरे किनारे घोड़े पे बैठे 3 लोग। पाराडो ने चिल्लाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के शोर इतना तेज है आवाज उन तक पहुंच नहीं रही थी। उनमें से एक इंसान कैटलन पाराडो और कार्निजा को देखा और चिल्लाया टुमोरो। अगले दिन वो आदमी लौट आया और साथ में एक पेपर और पेंसिल भी लाया था। वो ये पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ जोड़ता है एक धागे में और नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंक देता है। पाराडो इस पेपर में लिखते हैं मैं एक विमान से आया हूँ जो गिर गया है पहाड़ों पर। मैं यूरुग्वाई वासी हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरा एक दोस्त घायल हो गया है। विमान में 14 लोग घायल हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकालना और हम नहीं जानते कि कैसे। हमारे पास खाना नहीं है, हम कमजोर हैं। आप हमें लेने के लिए कब आओगे? हम चल भी नहीं सकते। हम कहाँ हैं? वो आदमी नोट पढ़ा और इशारा में बोला कि मैं समझ गया। ये आदमी उसकी 2 साथियों को पूछा आप लोगों ने सुना है कि कोई प्लेन एक्सीडेंट के बारे में? उसकी एक दोस्त को याद आया कुछ हफ्ते पहले एक परिचित ने उनसे पूछा था क्या उन्होंने एंडीज प्लेन एक्सीडेंट के बारे में सुना है। वो लोग यकीन नहीं कर सकते थे कि कोई अभी तक भी जीवित कैसे हो सकता है। कैटलिन नदी के उस पार वो दोनों के लिए रोटी फेंकती है। फिर वो मदद लाने के लिए घोड़े पे बैठे और 10 घंटे तक वेस्ट की ओर चला। मतलब वो अभी भी इंसान की बस्ती से इतने दूर थे। फिर ये खबर वो उस देश की आर्मी कमांड को बताया और बाद में सांटियागो की हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट किया जाता है। यहाँ ये किसान पाराडो और कार्निजा को घोड़े पे बिठाकर लॉस मिटेंस शहर में लेके आता है। फाइनली उनको खाना खिलाया जाता है, आराम करने दिया जाता है। पता चलता है कि वो लोग 10 दिन में 61 किलोमीटर कवर कर चुके थे पैदल चल के। कार्निजा ने एक्सीडेंट के बाद से अपने शरीर का आधा वेट लगभग 44 किलो लॉस कर दिया था। जब ये बात है सारे लोगों को पता चलती है तभी एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिल्ली के एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर तुरंत भेज दी है रेस्क्यू करने। आर्मी ऑफिसर कार्निजा और पाराडो से लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। आर्मी ऑफिसर उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेके जाते हैं क्रॉस साइड पर। पाराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेके आए हुए नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहाँ कहाँ हाइक कर रहे थे। फाइनली उनकी मदद से क्रॉस साइड का पता चलती है आर्मी कमांडर्स को। टोटल 16 सर्वाइवर को यहाँ रेस्क्यू किया जाता है। बुरी हालत थी सबकी, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, लेकिन सब लोग जल्दी ही रिकवरी कर लेते हैं। ये एक अनबिलीवेबल सच्ची कहानी थी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कुछ कर दिखाने की तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मिरेकल ऑफ द एंडीज।